हेलो फ्रेंड्स, लाओ आज हम आपके साथ एनालिटिकल स्कूल को डिस्कस कर रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक है वो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और नेचुरल लॉ स्कूल हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों को ये वीडियो नहीं मिल पा रहा है वो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को सर्कुलेट करेंगे, आप कर सकते हैं ताकि इसका बेनिफिट न सिर्फ आपको मिले बल्कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी मिले। नाउ आपको करना ये है कि जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं, जिन लोगों के पास पहली बार ये वीडियो पहुंच रहा है, वो हमारे जो ये पहले के 2 प्रीवियस वीडियो हैं वो जरूर देखें, तभी आपको आगे की बातें समझ में आएंगी। एनालिटिकल लॉ स्कूल, जिसे हम इंपरेटिव लॉ स्कूल भी कहते हैं, इंपरेटिव लॉ स्कूल कहते हैं या समादेशात्मक स्कूल कहते हैं। समादेशात्मक विधि विचारधारा भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, दैट इज द पॉजिटिविस्ट लॉ स्कूल। पॉजिटिविस्ट लॉ स्कूल, विध्यात्मक विधि विचारधारा। विध्यात्मक विधि विचारधारा, ये भी हम इसको कहते हैं। और इसका नाम है इंग्लिश लॉ स्कूल। और इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन लॉ स्कूल। ये सभी इसी के नाम, ध्यान रखिएगा। इस विधि में शासक क्षमादेश देता है, इसलिए हम इंपरेटिव स्कूल कहते हैं। ये विधि लॉ एज इट इज की चर्चा करती है। ये विधि लॉ एज इट इज की चर्चा करती है। विधि क्या है उसकी चर्चा करती है, इसलिए इसे पॉजिटिविस्ट लॉ कहते हैं। और ये चूंकि विधि इंग्लैंड में इसका जन्म हो रहा है, इसलिए इसको इंग्लिश लॉ स्कूल भी कहते हैं। और इसके जो विचारक हैं, बहुत प्रमुख विचारक हैं, जो इसके फाउंडर भी माने जाते हैं, ऑस्टिन, इसलिए इसे ऑस्ट्रेलियन लॉ स्कूल कहते हैं। अब अभी मैंने कहा कि इसके ऑस्टिन जो है वो विचारक हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑस्टिन जो है वो इंग्लिश एनालिटिकल लॉ स्कूल के विचारक माने जाते हैं। इससे पहले इस विचारधारा के जो विचारक हैं वो एक बेंथम भी। वास्तव में आपको ये ध्यान रखना होगा कि वास्तविक संस्थापक, वास्तविक पिता इस विधि विचारधारा के बेंथम है, ऑस्टिन नहीं। ऑस्टिन तो बेंथम का शिष्य है। लेकिन फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऑस्टिन ही माना जाता है, और आपको भी ऑस्टिन ही लगाना होगा अगर बेंथम ऑप्शन में नहीं। या तो ये लिखा जाए कि वास्तविक पिता कौन है, तो आप कहेंगे कि बेंथम है। और कभी कई बार पूछा जाता है वास्तविक पिता कौन है, और साथ में जो मुख्य वक्ता है इस विधि विचारधारा का वो ऑस्टिन। होना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको जो जनरल से प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि इस एनालिटिकल लॉ स्कूल का जन्मदाता कौन है, दैट इज ऑस्टिन। इंग्लिश लॉ स्कूल का जन्मदाता कौन है, ऑस्टिन। अब आपको कंफ्यूजन होगा, देख लेना कि बेंथम लिखा है क्या। अगर बेंथम लिखा हो तो थोड़ा सा इधर उधर करना, और नहीं बेंथम लिखा देन ऑस्टिन। तो वास्तविक जनक बेंथम है। अब बेंथम की विचारधारा जो यहाँ पर है, और ध्यान एक चीज और ध्यान रखेंगे बेंथम को पढ़ने से पहले कि इस विचारधारा के जो प्रमुख विधि शास्त्री हैं वो बेंथम है, दूसरा ऑस्टिन है, तीसरा कैल्सन है। इनको पढ़ेंगे। और एक दिन मैंने तो आपसे ये भी कहा था कि हॉलैंड है, लेकिन इन 3 विधि शास्त्रियों को हम अपने लेक्चर में सम्मिलित कर रहे हैं, और साथ में एक और इसको सम्मिलित करेंगे, दैट इज द हार्ट। इतने लोगों को हम अपने लेक्चर में सम्मिलित कर रहे हैं। एक एक को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंथम की चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि वास्तविक
जनक हैं इस विचारधारा के वो बेंथम है और प्रमुख प्रवक्ता ऑस्टिन है। लेकिन मैं यही बात कह रहा हूं कि मैं या हम लोग, हमारी व्यवस्था जो है वो ऑस्टिन को ही जनक मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि ऑस्टिन की पुस्तक बेंथम से पहले प्रकाशित हो गई, जबकि इस विषय पर बेंथम पहले चर्चा कर चुके। ठीक है ना? अब बेंथम की बात करेंगे। बेंथम व्यक्तिवादी है। कैसे हैं? व्यक्तिवादी। अब जब हम व्यक्तिवादी की बात करेंगे तो व्यक्तिवादी का मतलब होता है इंडिविजुअलिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, और इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि वैयक्तिक सुखों की तरफ जा रहे हैं, व्यक्ति के वैयक्तिक अधिकारों की हम व्याख्या कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्तव्यों से ज्यादा हमारे अधिकार ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर इंडिविजुअलिस्ट हो जाते हैं। तो बेंथम क्या है? व्यक्तिवादी है। बेंथम ने विधि की व्याख्या सुख और दुख के आधार पर की है। इसके आधार पर की है? सुख और दुख के आधार पर की है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्हें हेडोनिस्ट के रूप में तुक दी जाए। साथ में ये भी इनको उपयोगितावादी व्यक्तिवाद, इनके सिद्धांत को इसीलिए क्योंकि वो व्यक्तिवादी हैं, सुख दुख के आधार पर विधि की व्याख्या करते हैं। इनका कहना है कि विधि का ऑब्जेक्ट अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करना है। अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख। विधि किसी न किसी को तो परेशान करेगी, विधि किसी न किसी को तो दुखी करेगी, लेकिन विधि ऐसी हो जो ज्यादातर लोगों को सुख प्रदान करे, न्यूनतम लोगों को दुख प्रदान करे। तो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की इन्होंने यहां पर व्याख्या की है। और इसीलिए इनके जो इनका सिद्धांत है, उस सिद्धांत को उपयोगितावादी व्यक्तिवाद, इस नाम से जानेंगे, उपयोगितावादी व्यक्तिवाद के नाम से जानते हैं। इनके सिद्धांत को उपयोगितावादी व्यक्तिवाद के नाम से जानते हैं। और इसी को हम यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म भी कहते हैं। यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म भी कहते हैं। इसके बाद अब हम चर्चा ऑस्टिन की करेंगे। ऑस्टिन बेसिकली इंग्लिश लॉ स्कूल का प्रणेता है, इंग्लिश एनालिटिकल लॉ स्कूल का जन्मदाता है। इसने 3 तथ्य प्रोड्यूस किए। इसका जो विधि का सिद्धांत है वो समादेशात्मक विचारधारा भी, इसी के नाम की वजह से समादेशात्मक विचारधारा कहा जाता है। इसने समादेश का सिद्धांत दिया। बेंथम ने समादेश का सिद्धांत दिया। बेंथम की विधि की व्यवस्था में 3 तत्व आते हैं: संप्रभु, सोवेरियन, समादेश और अनुशास्त्री। अब जरा आप हॉब्स को याद कर लीजिए। हॉब्स ने संप्रभु के हाथ में डंडा पकड़ा दिया था अनुशास्त्री के रूप में। संप्रभु समादेश देगा और समादेश का अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करेगा तो संप्रभु अनुशास्त्री देगा। अर्थात कुल मिलाकर इनके अनुसार विधि का मतलब है संप्रभु का आदेश, संप्रभु का समादेश, संप्रभु का ऑर्डर, सोवेरियन का ऑर्डर, राजा का ऑर्डर, और इस ऑर्डर का पालन करना प्रजा का कर्तव्य है। और अगर प्रजा इस आदेश का पालन नहीं करती तो राजा नाराज हो जाएगा, और राजा के हाथ में डंडा होता है, इसीलिए राजा डंडा लेकर, तलवार लेकर, बंदूक लेकर बैठता है। तो राजा उस डंडे की शक्ति से उस व्यक्ति को, उस प्रजा के उस व्यक्ति को जो विधि का उल्लंघन करता है उसको, उस पर प्रहार करता है। ऑस्टिन के सिद्धांत को हार्ट ने त्रिवेणी, ट्रायोलॉजी, किसकी ट्रायोलॉजी? सोवेरियन की, कमांड की और
सैंक्शन की, सोवेरियन कमांडर सैंक्शन की ट्रायोलॉजी के रूप में प्रोड्यूस किया। यही नहीं, हार्ट ने इनके सिद्धांत को लॉ ऑफ गनमैन भी कहा है, इनकी विधि को लॉ ऑफ गनमैन भी कहा है, यानी कि जो विधि है वो गनमैन की विधि है। वास्तव में ऑस्टिन ने बहुत बड़ी विधि को छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ दंडिक विधि की चर्चा की है, सिविल विधि की चर्चा इनके क्षेत्र में नहीं है। ऑस्टिन की कई बिंदुओं पर आलोचना होती है और कई बिंदुओं पर इनका स्वागत भी होता है, इनके कदम अच्छे भी माने जाते हैं। ऑस्टिन को एलन ने रेगिस्तान में ताड़ का वृक्ष, अब ऑस्टिन को नहीं कहा, ऑस्टिन के सिद्धांत को पाम ट्री इन डेजर्ट कहा। अब पाम ट्री इन डेजर्ट क्यों कहा, थोड़ा सा इस पर विचार करने की जरूरत है। जब तक ऑस्टिन का सिद्धांत आया उससे पहले जो विधि थी वो विधि इस तरीके की है, राजा विधि बना सकता है, राजा के हाथ में विधि की शक्ति है, या विधि किस प्रकार की है इस विषय पर कोई सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि विधि तो ईश्वरीय है और ईश्वर के समादेश के आगे कहीं कोई आगे बात हो ही नहीं सकती थी। व्यक्ति विधि का निर्माण नहीं कर सकता था। इन्होंने राजा के हाथ में विधि का निर्माण करने की शक्ति और राजा के हाथ में डंडे को देकर जो ईश्वरीय प्रभुत्व था उसको तोड़ा है। इसलिए, और उस समय ऐसे समय में तोड़ा है जिस समय ये बात कोई कर नहीं सकता था। तो रेगिस्तान में पाम ट्री क्यों का, जब लोग ये समझते थे कि रेगिस्तान में एक सिंगल पौधा नहीं जम सकता, एक सिंगल पेड़ लग नहीं सकता, तो वहां पर ऑस्टिन ने आशा की एक किरण दिखाई है। ऑस्टिन ने वहां पर एक ताड़ का वृक्ष, एक थोड़ी सी आशा किरण दिखाई, जस्ट लाइक अ ताड़ का वृक्ष। उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ताड़ का वृक्ष देखकर आप क्या कह सकते हैं कि हाँ, रेगिस्तान में भी वृक्षारोपण किया जा सकता है, विधि रूपी वृक्षारोपण रेगिस्तान में हो सकता है। इसलिए एलन ने इनकी तारीफ करते हुए कहा कि एलन का विधि सिद्धांत विधि रूपी रेगिस्तान में ताड़ का वृक्ष है, पाम ट्री है। ओलिवर क्रोना ने ऑस्टिन को आधुनिक चिंतन का अग्रदूत कहा है, आधुनिक चिंतन का अग्रदूत कहा है। किसने कहा? ओलिवर क्रोना ने। वास्तव में जो ऑस्टिन का सिद्धांत है, ऑस्टिन के बाद एक केल्सन थियरी आती है जिसे हम वियना स्कूल के नाम से जानते हैं। ऑस्टिन का ये सिद्धांत वियना विचारधारा के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है। ऑस्टिन के बाद अब चूंकि हमने वियना विचारधारा की चर्चा कर ली है, तो अब हम वियना विचारधारा यानी कि केल्सन थियरी पर बात करेंगे। केल्सन थियरी पर बात करेंगे तो केल्सन की विचारधारा को ध्यान रखेंगे, वियना विचारधारा भी कहा जाता है। वियना विचारधारा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केल्सन की जो पृष्ठभूमि है वो वियना है। तो वियना में बैठकर केल्सन ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसलिए केल्सन की विचारधारा को वियना स्कूल कहा जाता है। केल्सन ने विधि का विशुद्ध सिद्धांत, प्योर थियरी ऑफ लॉ, प्रोड्यूस किया। अब प्योर थियरी ऑफ लॉ क्या है? इन्होंने कहा कि विधि और लॉ और विधि सिद्धांत दो अलग अलग तथ्य हैं। थियरी ऑफ लॉ एंड लॉ बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, एक ही नहीं है। इससे पहले ये बात किसी ने नहीं कही थी। दोनों लोग जो लोग थे वो एक ही में दोनों की चर्चा करते थे। विधि और विधि सिद्धांत अलग है। विधि सिद्धांत क्या है? विधि सिद्धांत वो है जिसके आधार पर विधि का निर्माण होता है। तो विधि और विधि सिद्धांत अलग चीज है। विधि में स्थानीय प्रवृत्ति होती है, विधि सिद्धांत में इन्होंने कहा कि विधि सिद्धांत में जो उसकी प्रकृति है वो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति हो सकती है, और अंतरराष्ट्रीय विधि नेचुरल लॉ पर आधारित होती है, यानी कि सभी पर लागू होती है। ऐसी विधि जो सभी पर लागू
अंतरराष्ट्रीय विधि सभी पर लागू होती है, इसलिए इसको हम नेचुरल लॉ भी कह देते हैं। इसलिए इनके बारे में ये भी कहा गया, केल्सन के बारे में कहा गया कि इन्होंने इस बात को कहकर, यानी कि विधि और विधि सिद्धांत को अलग करके, एक तो कार्य तो बहुत अच्छा किया कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ प्रोड्यूस की, लेकिन बाद में विधि का आधार विधि सिद्धांत होता है। तो इनके बारे में ये कहा गया कि जस्ट लाइक इन्होंने किया क्या कि प्राकृतिक विधि का विरोध किया और प्राकृतिक विधि को घर के दरवाजे से, मेन गेट से बाहर कर दिया और बैक डोर से अंदर कर दिया। इनके बारे में कहा जाता है। केल्सन का सिद्धांत नॉर्मेटिव लॉ थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है, नॉर्मेटिव लॉ थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने विधि के क्षेत्र में नॉर्म्स प्रणाली लागू की। इन्होंने कहा कि प्रत्येक विधि अपने से ऊपर की श्रेष्ठ विधि से, प्रत्येक विधि अपने से ऊपर श्रेष्ठ विधि से शक्ति प्राप्त करती है, श्रेष्ठ विधि उससे ऊपर श्रेष्ठ विधि से शक्ति प्राप्त करती है, उससे ऊपर की विधि से श्रेष्ठ विधि से प्राप्त करती है। यानी कि विधि नॉर्म्स की, विधि मानों की एक व्यवस्था है, विधि नॉर्म्स की एक व्यवस्था है। अब नॉर्म्स यहाँ पर क्या होंगे, जस्ट लाइक एक नॉर्म है ये नॉर्म अपने से ऊपर के नॉर्म से शक्ति प्राप्त करेगा, ये अपने से ऊपर से, ये अपने से ऊपर से। जब इनसे पूछा गया कि सबसे ऊपर कौन सा नॉर्म होगा, उन्होंने कहा सबसे ऊपर एक श्रेष्ठ नॉर्म होगा। इनसे पूछा गया कि श्रेष्ठ नॉर्म कहां से शक्ति प्राप्त करता है, तो इन्होंने कहा ये स्वयं शक्तिशाली है। और इस तरीके से स्वयं शक्तिशाली कहकर इन्होंने फिर से प्राकृतिक विधि के पीठ ठोक दी। और इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने प्राकृतिक विधि की आलोचना की है, प्राकृतिक विधि के आधार पर अपने सिद्धांत को रखा, एनालिटिकल लॉ स्कूल में प्रवेश किए, लेकिन प्राकृतिक विधि को अपने घर से बाहर किया और बैक डोर से अंदर कर दिया। इनका विधि सिद्धांत प्राकृतिक विधि और एनालिटिकल लॉ स्कूल के बीच में उलझा हुआ है, इसलिए इनके विधि सिद्धांत के बारे में लास्की ने ये कहा कि ये मात्र व्यर्थ की दिमागी कसरत है। और यही नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि जो केल्सन महोदय हैं वो कल्पना लोक में विचरण करने वाले विधि शास्त्री हैं। ये पूछा जाता है किसने केल्सन के बारे में कहा कि केल्सन कल्पना लोक में विचरण करने वाला विधि शास्त्री है। किसने केल्सन के बारे में कहा कि केल्सन का जो सिद्धांत है वो व्यर्थ की दिमागी कसरत है। ये ध्यान रखिए। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो व्यवस्था यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो इसको डिस्कस करेंगे वो है हार्ट। हार्ट को डिस्कस करेंगे। हार्ट ने नव विश्लेषणवाद प्रस्तुत किया है, न्यू एनालिसिस प्रस्तुत किया। इनके सिद्धांत को भाषाई विश्लेषणवाद, ध्यान रखेंगे, नव विश्लेषणवाद भाषाई विश्लेषणवाद कहा जाता है। भाषाई विश्लेषण, लैंग्वेज एनालिसिस, इनके सिद्धांत को कहा जाता है। इन्होंने मान्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, रिकॉग्नाइज्ड थियरी प्रोड्यूस की। इन्होंने मान्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने विधि को नियमों की व्यवस्था के रूप में, विधि नियमों की व्यवस्था, नियमों की व्यवस्था, ऑर्डर ऑफ रूल्स, विधि को नियमों की व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि विधि के जो नियम हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक नियम, प्राइमरी नियम, प्राइमरी रूल्स, ये विधि के मूल नियम है। ये जो मूल नियम है ये परिवर्तनीय नहीं है, ये अपरिवर्तित रहते हैं।
इन मूल नियम में परिवर्तन आता कैसे? थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, एक बार बन जाते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। कैसे आता है? द्वितीयक नियमों से। द्वितीयक नियम, इनको इन्होंने सेकेंडरी रूल्स कहा। द्वितीयक नियमों का प्रयोग प्राथमिक नियमों को नया रूप प्रदान करने के लिए किया जाता है, नई व्यवस्था के अनुसार उसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो द्वितीयक नियम हैं, जो सेकेंडरी रूल्स हैं, ये क्या करेंगे? प्राथमिक नियमों की व्याख्या, प्राथमिक नियमों को नए रूप में प्रोड्यूस करेंगे। इनके माध्यम से ओरिजिनल रूल्स की व्याख्या की जाती है। ये रूल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मान्यता संबंधी नियम, रिकॉग्नाइज्ड नियम। हमने आपसे कहा था मान्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, मान्यता का नियम। क्या करेंगे इस मान्यता के नियम से? ये प्राथमिक नियमों को मान्य घोषित करेंगे, प्राथमिक नियम को रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो वर्तमान सोसाइटी में लागू होते हैं या नहीं लागू होते हैं, और अगर उनमें कोई एज सच लागू नहीं होते, उनमें किसी परिवर्तन की जरूरत है, तो परिवर्तन संबंधी नियम। उनको चेंज करने के लिए नियम, और फिर उसके बाद उस विधि व्यवस्था पर निर्णय करने के लिए निर्णय संबंधी नियम, रूल रिलेटेड विद द एडजुडिकेशन। तो ये सेकेंडरी नियम 3 प्रकार के हैं, मान्यता नियम, परिवर्तन संबंधी नियम, निर्णय संबंधी नियम। ये नियम क्या करेंगे? प्राथमिक नियमों की व्याख्या करेंगे। इन्होंने भाषाई विश्लेषण प्रस्तुत किया। हम भाषाई विश्लेषण में कह सकते हैं, इन्होंने कहा कि जो विधि का डेवलपमेंट है वो भाषा के अनुसार है, निरंतर होता रहता है। जैसे भाषा निरंतर डेवलप होती रहती है, वैसे ही विधि भी निरंतर डेवलप होती रहती है। भाषा का एक ओपन टेक्सचर होता है, वैसे ही विधि का भी एक ओपन टेक्सचर होता है। भाषा में नए नए शब्द इंटर करते रहते हैं, वैसे ही विधि में नई नई व्यवस्थाएं इंटर करती रहती हैं। जैसे भाषा का विकास रुद्ध नहीं होता, वैसे ही विधि का विकास भी रुद्ध नहीं होता। तो इनके इस विधि शास्त्र को भाषाई विधि शास्त्र, इसीलिए इनके विधि शास्त्र को भाषाई विधि शास्त्र भी कहते हैं। किसका? HLA हार्ट। इस प्रकार से हमने आपके सामने एनालिटिकल लॉ स्कूल में बेंथम, ऑस्टिन, केल्सन और हार्ट को प्रस्तुत किया। बेंथम, ऑस्टिन, केल्सन, हार्ट पर आने वाले 90% प्रश्न इन्हीं बिंदुओं से आने वाले हैं आपके सामने, इसके अतिरिक्त नहीं आते। अब इसके अतिरिक्त तो तभी आएंगे जब आप रिसर्च स्कॉलर हो। तो अभी तो रिसर्च स्कॉलर बनने में टाइम है, तो यहां तक आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एनालिटिकल स्कूल में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ हिस्टोरिकल स्कूल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।